जेएनयू के एक दलित छात्र ने सुसाइड कर ली थी, उसके लिए एबीपी के जो छात्र हैं मेरे पास देख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका आरोप है लेफ्ट का जो डोमिनेट करता है जेएनयू में, उसकी वजह से बहुत सारी समस्या। पहली बार मुझे एबीपी में सोशल जस्टिस के पक्ष में नारे लगते दिख रहे हैं, मैं उस वजह से यहाँ रुका हूँ और मैं जानने समझने की कोशिश करूँगा कि एक तरह से जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ होने की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, उसमें कहा जाता है कि बीजेपी हो एबीपी हो वो उसके खिलाफ है। तो हाँ, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। पहले तो नारा आप लोग सोशल जस्टिस पे लगाते हैं, मैंने वो नारा सुना पहली बार। आप सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैंने हो सकता है मैंने एबीपी कम कवर किया हूँ, मैं पहली बार एबीपी में सोशल जस्टिस जिंदाबाद के नारे सुना था, मैं इसलिए आया हूँ। आप बाइस रिपोर्टिंग करते हैं इसलिए आपको नहीं पता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में बनी, तब से लेकर अभी तक सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा अग्रसर रही है, सबसे आगे रही है। आप शायद पहली बार एबीपी के प्रोटेस्ट को कवर दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी आप लोग बीजेपी से एबीपी अपने आप को जोड़ के चलती है कि नहीं? ये आपका वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टूडेंट विंग है। इसकी स्थापना आरएसएस से जोड़ के चलती है। इसकी स्थापना 1949 में हुई हो। ये बताइए 1949 में एबीवीपी आई है और आप खुद जानते हैं कि बीजेपी का गठन कब हुआ है। आरएसएस से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। आरएसएस के जो प्रवक्ता है मोहन बैद ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण पर कंसीडर किया जाए, उसके फिर से पुनः विचार किया जाए, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? आप लोगों के जैसे जो संवादक है ना, जो न्यूज़ कवर करते हैं, उन्होंने बोला मान लीजिए मैं दलित हूँ, ठीक है, मैं एसआरसीसी जैसे कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, हंस स्टीफन जैसे कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। अगर मैं आरक्षण लेता हूँ, जो हमारे गरीब, जो हमारे पिछड़े भाई है ना, दलित भाई, जो गांव के स्कूल से डिग्री कॉलेज से पढ़ के आए हैं, जिनको समान वो मौका नहीं मिला है, तो हम उनके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। और जो शहर में दलित है, पिछड़ा है, वो रुकिए, आपने गलत रिपोर्टिंग किया है और आपने उसको मैनिपुलेट करके दिखाया है कि संघ आरक्षण की समीक्षा करनी चाहती है। आरक्षण की समीक्षा की बात तब आई थी, सारे चैनलों ने दिखाया था, आपने दिखाया होगा और मुझे भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि मीडिया में कौन बैठे हैं। आपको यूपी के इलेक्शन और आपको पता होगा कि बीजेपी से इसको आप लड़ाई की तरफ से मत लीजिएगा। ये एक बहस है, एक जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जेएनयू की खासियत है कि जेएनयू में सोशल जस्टिस के लिए तमाम लोग संघर्ष करते हैं। लेफ्ट वाले भी कहते हैं कि मुझे सोशल जस्टिस के हम पक्षधर हैं, एबीपी भी कहते हैं कि सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं, और जो बापसा है वो भी कहता है कि सोशल जस्टिस के पक्षधर है। तो सीपीआईएम का, सीपीआईएमएल का जो राष्ट्रीय वो है, आप बताओ सीताराम येचुरी कौन है? यूपी के बारे में कुछ बताओ। कौन है? आप बताओ। दीपांकर, आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा दलितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप जाके आप ट्रिपल एस के प्रोफेसर, हिस्ट्री सेंटर के प्रोफेसर जाके पूछो। ये आपने कहा, ये भट्टाचार्य, ये मुखर्जी, ये श्रीवास्तव, ये मिश्रा, ये शुक्ला, कोई किसी दलित छात्र को सुपरवाइज करना नहीं चाहता है। लेफ्ट पर बड़ा आरोप है, लेफ्ट पर बड़ा आरोप है। आप कह रहे थे कि वामपंथी अपने आप को सोशल जस्टिस का मसीहा बताते हैं, और जाके पूछिए इस वामपंथी के सेंटर ट्रिपल एस से कितने एसटी लोग वहां से सेंटर छोड़ के गए हैं, कितने एसटी लगता है कि और कितने एसटी लोग वहां से पीएचडी करके गए हैं। सवाल भी लीजिए, क्या लगता है आपको कि जेएनयू में जो वाले अपने आप को सोशल जस्टिस का मसीहा बताते हैं, और लेफ्ट के प्रोफेसर से जाके पूछे, उनके क्या नाम है, काल मुत्तू कृष्णा सुसाइड किया है, उनको उनका सुपरवाइजर लेने से मना कर दिया। कौन सी सोशल जस्टिस की लड़ाई है? कौन सा इसमें संघ ने उसकी हत्या करी है? इन वामपंथी के नुमाइंदों ने हत्या करी है। सवाल तो लीजिए, आप सवाल लीजिए। आप कह रहे थे कि सवाल आपका इसलिए नहीं लिया गया कि आप शुरू से ही बाइस बोल लेते कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहली बार सोशल जस्टिस की लड़ाई। मैं कह रहा हूँ, मैंने जितना देखा है, मैंने क्या कहा, आप सुनिए बात को। आप नहीं, आप जोर से बोलेंगे तो मैंने क्या कहा कि आप पहले सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि जितनी मैंने एबीपी को देखा है, पहली बार मैंने सोशल जस्टिस का नारा लगते हुए सुना है। आपने कितनी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये नहीं कहा कि आप विरोध में हैं, मैंने कहा मैंने जितनी बार देखी है और मैं इसीलिए आया हूँ। मेरा सवाल है, आपने कितनी बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोटेस्ट को कवर किया? अखिल भारतीय बनने, एबीपी बनने से पहले, बाद में मैं पैदा हुआ हूं, तो सारा तो कवर कर नहीं सकता ना। अभी आपने बोला ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहली बार उठा रही है, तो मेरा सवाल यह कि आपने कितनी बार कवर कर रहा हूं? मैं पैदा होऊंगा तब, जब मैं अखिल भारतीय बनने से, एबीपी बनने से बाद पैदा हुआ,
जब अभी मैं थोड़े दिन पहले पत्रकारिता मैंने क्या कहा, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि मैंने जब से पत्रकारिता की है एबीपी को देखा है, उसमें पहली बार देख रहा हूं, मैं पहली बार देख रहा हूं। मैंने आपको नहीं कहा कि आप पहली बार, आप ऐसे इसलिए नहीं कह सकते कि आप तो बात कर लेने दीजिए, या तो आप लोग सवाल ही नहीं ले, ये तो ही हुआ। मैंने सौरभ को कहा, मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे लिए ये नई बात है, और मैं उसको अभी भी कह रहा हूं कि मेरे लिए नई बात है कि एबीपी हो, संघ हो, आरएसएस हो, जिस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं सोशल जस्टिस को लेकर, और मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आया हूं। मैं बोल चुका हूं कि ये जेएनयू का असर है, जहां आप एबीपी को भी सोशल जस्टिस की बात करते हुए देख रहे हैं। जो आम परसेप्शन है, क्या लग रहा है कि जो दलित छात्रों के प्रति जो एट्रोसिटी का मामला हो, जिस तरह से वाइवा में नंबर्स कम दिए जाते हैं उनको, वो उसके लिए आप सिर्फ लेफ्ट को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, अगर आप यहाँ के टीचर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, डेमोग्राफी देखेंगे, यहाँ पे 80%, मैं बड़े दावे के साथ और चैनल पे कह रहा हूँ, 80% यहाँ के जो टीचर्स हैं वो लाल कार्डधारी हैं। लाल कार्ड, लाल, अच्छा एक बात बताइए, हाँ, खत्म करने दीजिए, मेरी बात खत्म, आपके सवाल का मैं पूरा जवाब दे दूं। लाल कार्डधारी हैं, यही प्रोफेसर इंटरव्यू में बैठते हैं। अगर यही प्रोफेसर किसी दलित को 1 नंबर देते हैं तो बताइए ये कौन सा न्याय है अपने आप को सामाजिक जस्टिस की, सामाजिक। तो मुझे एक बात बताइए कि वो लेफ्ट की वजह से भेदभाव होता है, लेफ्टिज्म आइडिया की वजह से, या जातिगत भेदभाव होता है? ये बिल्कुल, आपकी एबीपी की क्या राय है? जो भेदभाव होता है जेएनयू में, जो लेफ्ट वाले प्रोफेसर करते हैं, जो लेफ्ट विचारधारा से सहमत है, क्या वो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं या आइडियोलॉजी के आधार पर भेदभाव करते हैं? आइडियोलॉजी के आधार पर भी करते हैं, जातिगत भी करते हैं। क्या मतलब जो अपर कास्ट प्रोफेसर है, चाहे वो लेफ्ट हो, वो भेदभाव करते हैं जो पिछड़ी जाति के और दलित है? यहाँ लेफ्ट के प्रोफेसर है तो उनकी जाति तो होगी ना। क्या वो लेफ्ट के प्रोफेसर दलित हैं? क्या वो दलित हैं जो भेदभाव करते हैं दलितों के साथ, या जो अपर कास्ट, चाहे वो आइडियोलॉजी उनकी कुछ भी हो? बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जेएनयू में जो भेदभाव होता है छात्रों से, वो आइडियोलॉजी के आधार पे होता है या जाति के आधार पे होता है? क्योंकि जो पीड़ित है उनका कहना है कि मेरे साथ भेदभाव जाति के आधार पे होता है। मैंने आपको शुरू में ही बोला, ये जाति, एबीपी जाति में विश्वास रखती है? जातिगत जो भेदभाव होता है या जाति की जो व्यवस्था है उसमें? मैं टाइम्स नाउ पे हूँ, मुझे बोलने देंगे? नहीं, टाइम्स नाउ तो बड़ा चैनल है, बड़ा चैनल, दस्तक। हाँ, तो बोलने दीजिए। आप भी टाइम्स नाउ वाले भैया के जैसे बोल रहे हैं, बोलने नहीं दे, सवाल करें, जवाब लीजिए। मैंने आपको बोला यहाँ आइडियोलॉजी के आधार पे, भाषा के आधार पे और जातिगत आधार पे भी यहाँ पे भेदभाव होता है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, फैक्ट दूंगा कि आप दिखाएंगे। एबीपी मानते हैं कि जातिगत भेदभाव जेएनयू में होता है? मैं आपको फैक्ट देता हूँ, मैं तो आपको फैक्ट देता हूँ। मैं सामने बोलो, अनीमा सोनकर नाम की एक कार्यकर्ता है, एक स्टूडेंट है, रिटन में बहुत अच्छा नंबर लेके आती हैं, इंटरव्यू में मात्र 1 नंबर दिया जाता है, नंबर 1, ठीक है। ऐसे बहुत से है, वो सर मैं जानता हूँ, मैं फैक्ट दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, भी जानते हैं भेदभाव है, वामपंथी प्रोफेसर भेदभाव कौन कर रहा है? तो मैं सर ये नहीं सर, मैं सवाल नहीं सवाल करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बात मानते हैं ना कि जो लेफ्ट के प्रोफेसर हो, विचारधारा उनकी जो हो, लेकिन जो भेदभाव का आधार है वो जातिगत आधार है? जातिगत है, क्योंकि हो सकता है कि एबीपी में अगर कोई छात्र हो और वो अपर कास्ट से हो, तो उसके अगर आइडियोलॉजी के आधार पर भेदभाव होता तो कोई एबीपी का छात्र हो, आपको शुरू में बताया ये भेदभाव, ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि छात्र एबीपी का हो, अपर कास्ट हो और उसके साथ भेदभाव हुआ हो? बोलने दीजिएगा, मैंने आपको शुरू में सवाल तो लेने दीजिए। हाँ, शुरू में कहा जातिगत भेदभाव है, वैचारिक भेदभाव है, ठीक है, और भाषागत भेदभाव। आप एबीपी से हैं तो क्या ऐसा भी कोई आंकड़ा है आपके पास कि कोई छात्र अपर कास्ट हो और एबीपी का हो इसलिए उसके साथ भेदभाव हुआ हो? मैं कई बोला था, मैं आपको तीनों स्तर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया जाति के आधार पर भेदभाव, अनीमा सोनकर की कहानी, एक श्रीवास्तव, नहीं इन सब की जाति दलित, मैं बता रहा हूँ, मुझे अपर कास्ट कोई लड़का जिसके आइडियोलॉजी के आधार पर भेदभाव हुआ, मैं बता रहा हूँ। पर्शियन सेंटर में एक अपना लड़का है श्रीवास्तव, उसको फेल इसलिए मत किया गया, उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एसएल में काउंसिलर का चुनाव लड़ा। उनकी जाति क्या थी? उनकी जाति क्या? अब श्रीवास्तव है तो क्या हुआ, कास्ट होंगे? हाँ, कास्ट होंगे, चलिए आइडियोलॉजी अब तो हो गया। अब भाषागत आधार पर बताता हूँ, जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेज से पढ़ के आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो यहाँ के प्रोफेसर, एलिट प्रोफेसर, वामपंथी प्रोफेसर, वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं फाटेदार अंग्रेजी, जो उनका होता नहीं है, तो इस पर डिस्क्रिमिनेशन कई सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान का एक लड़का है प्रमोद भाटी, इस साल उसने इसी स्कूल का सीएचएस में एडमिशन लिया। 1 महीने के अंदर यहाँ के प्रोफेसर के साथ को एडजस्ट नहीं कर पाया, उसके अंग्रेजी के साथ कोप नहीं कर पाया, वो छोड़ के गया है। मैं फैक्ट दे रहा हूँ, मैं बिना फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया, भाषागत आधार पे, जातिगत आधार पे और वैचारिक आधार पे। तो लेफ्ट पे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो जातिगत आधार पे जो
लेफ्ट को लेकर एक कहा जाता है कि वो लिबरल चेहरा होता है उसका, लेकिन जेएनयू में जब आप आएंगे तो लिफ्ट के लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। एबीपी का भी कहना है कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितना मैंने एबीपी को देखा है, जेएनयू में एबीपी को मैंने जितना समझा है, उसमें पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि सोशल जस्टिस के पक्ष में नारे लग रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है। अगर सोशल जस्टिस के जो कि भारत में जितने जातिगत भेदभाव हैं, डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें एबीपी की ये पहल दिख रही है और लेफ्ट को लेकर वो खासे नाराज है, लेफ्ट पर वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच है कि जिस तरह की मीडिया अवेयरनेस एबीपी के छात्रों में वो होनी चाहिए ताकि तमाम लोग आपको सवाल को काउंटर कर सके। वो सवाल सुनना भी चाहते हैं, जवाब देना भी चाहते हैं। सौरभ शर्मा है जो एबीपी के छात्र नेता है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जो मुथु को लेकर जो पूरा मामला है जेएनयू में वो किस तरह से जा रहा है और क्या जो सोशल जस्टिस की बात हो रही तो क्या एबीपी, आरएसएस और बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है आरक्षण को लेकर वो कुछ बदला है या वो पहले की ही तरह है। सौरभ के साथ जा रहा हूं मैं। सौरभ, एबीपी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं इस तरह के, अब वो मैं आरोप की बात कह रहा हूं इसलिए चूंकि आप लोगों को लगता है कि मैं काउंटर कर रहा हूं। मैंने ये कहा था कि जितना मैंने एबीपी को देखा है, मैं एबीपी से बाद में पैदा हुआ हूं, मैं पत्रकारिता की बात से ही कर रहा हूँ। एबीपी का मैं एबीपी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, मेरी कमी हो सकती है कि मैंने ज़्यादा नहीं देखा। क्या लग रहा है कि एबीपी जो जेएनयू में जो जातिगत भेदभाव के आरोप लगते हैं, क्या वो आइडियोलॉजी के आधार पे हैं या जाति के आधार पे? एबीपी की क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो यह कोई बात नहीं आती है कि कौन सबसे पहले पैदा हुआ। शायद हम सभी जितने अभी जनरेशन है एबीपी के जब गठित हुआ, साथ ही कहते कि आपने एबीपी को कम कवर किया हुआ, इसलिए मैं अपनी गलती मान रहा हूं भाई, मैं बाद में पैदा हुआ हूं, मैंने एबीपी को कम कवर किया है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैंने जितना एबीपी को देखा है, जितनी बार देखा है, उसमें मैं पहली बार मैं सुन रहा हूं सोशल जस्टिस के पक्ष में आ रहे और मैंने आपको कहा तभी मैं इसलिए आया था। देखिए इसीलिए देखिए सोशल जब भी कोई आरोप लगाने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या किसी भी संगठन को पास से देखने की ज़रूरत होती है कि वो किस मुद्दे पे बात कर रही है, उनका क्या प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने कैंपसेस में किस तरीके से छात्र संगठन होने के नाते छात्रों को इसमें कौन कौन से मुद्दे लेके जाते हैं। जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बात है, हम लोग हमेशा से सबसे पहले तो हम लोग न धर्म और न जाति नहीं मानते हैं कैंपस में। हमारा एक ही होता है कि छात्र है और छात्र की धर्म और जाति केवल छात्र होती है। जो जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, खासकर जो दलित कम्युनिटी के छात्र हैं, जो पिछड़ी जाति के छात्र हैं, जेएनयू में जब वो आरोप लगता है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, तो क्या आप एबीपी मानती है कि जेएनयू में जातिगत भेदभाव होता है या वो आइडियोलॉजी के आधार पर भेदभाव होता है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले भेदभाव करते हैं, तो लेफ्ट वाले जो भेदभाव करते हैं अगर, तो क्या वो जाति आधारित होता है या आइडियोलॉजी आधारित होता है? अब देखिए इस कैंपस में आप जो सेंटर, चाहे स्कूल ऑफ सोशल साइंस हो या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज या स्कूल ऑफ लैंग्वेज, यहाँ देखिए तमाम जो अभी तक जो हम लोग के पास डेटा है उसमें लगातार जो SC ST या OBC जो छात्र हैं उनको हमेशा से एक कम नंबर दिया जाता है इंटरव्यू में। तो हम लोग की लगातार यही मैं वो समझ रहा हूँ आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या एबीपी की क्या राय है कि क्या जो SC ST OBC के छात्रों के साथ भेदभाव होता है वो जाति आधारित है या आइडियोलॉजी के आधारित, आइडियोलॉजी पर आधारित है, वैचारिक वजहों से या जाति की वजह से भेदभाव होता है? देखिए ये तो यहाँ पे तो दोनों वजह से होता है। अगर हम देखें तो अगर आप राइट विंग के हो तो भी आप डिस्क्रिमिनेट किए जाते हो। यहाँ राइट विंग का होना ही एक तरीके से SC ST है यहाँ पे, क्योंकि इस कैंपस में अगर आप राइट विंग की पॉलिटिक्स कर रहे हो, राइट विंग का झंडा लेके आगे बढ़ो या फिर आप न्यूट्रल भी हो, तो आपको हमेशा से यहाँ पे अछूत समझा जाता है। हम लोग को एक तरीके से SC ST समझा जाता है। और सवाल का जवाब दें, चलिए आप स्वतंत्र है मेरे जवाब नहीं देने के लिए। आपको लगता है कि एबीपी का जो रुख है आरक्षण को लेकर, क्या आप लोग को सोशल जस्टिस की आप लोग बात कर रहे थे, क्या आरक्षण जो जातिगत आधार पर आरक्षण है आरएसएस एबीपी उसके साथ है? देखिए पहले से ये तय हो गया है। अभी लगातार जो हमारे परम पूज्य संचालक जी हैं, लगातार उन्होंने बताया कि जब तक सोसाइटी इक्वलिटी नहीं हो जाएगी तब तक आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आरएसएस जाति आधारित आरक्षण के पक्ष, आरएसएस हो या एबीपी हो, आप जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में है या आर्थिक आधार पर आरक्षण? क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होती है, तो क्या एबीपी जो अभी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था है उसके साथ है? देखिए सबसे पहले हम कोई धर्म या जाति नहीं मानते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी क्वेश्चन की बात है कि जाति, जब तक हमारा सोसाइटी इक्वल नहीं हो जाएगा, जब तक हमारे सोसाइटी के लोग खुद नहीं बोलने लगे, चाहे वो दबे कुचले को हों चाहे माइनॉरिटी सेक्शन को हों, जब लोग ये न बोलते हैं कि हाँ अब क्या कहते हैं, अब जो हमारा यहाँ पे हमारे जो तमाम चाहे SC ST हो चाहे OBC लोग हों, जो आरक्षण की जो भी व्यवस्था आप उसके पक्ष में है? देखिए वो तो है, जब तक खुद सोसाइटी ने बोले कि अब आरक्षण नहीं चाहिए। सोसाइटी मतलब यहाँ के लोग मतलब यहाँ के SC ST OBC तमाम जो भी व्यवस्था आप उसके पक्ष में है, आरक्षण की व्यवस्था उसके पक्ष में है। जब तक समाज में इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक होना चाहिए।
तो देखिए ये क्या लग रहा है कि आरक्षण से इनइक्वालिटी आ गई है? ये आरक्षण में बात अभी यहाँ पे चल रही है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन में किसी भी छात्र को टारगेट किया जाता है। जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आपको पूरा डायग्राम देखना पड़ेगा। सोशल जस्टिस में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और अगर एबीपी और आरएसएस अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो आरक्षण पर उसकी राय लेना बहुत जरूरी है। वो आप स्वतंत्र हमेशा से हमारा यही राय रहा है, चाहे आप एज अ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि जब तक सोसाइटी में जब तक तमाम लोग जो दबे पिछले लोग हैं जब तक वो न बोले कि नहीं अब आरक्षण नहीं चाहिए तब तक ये आरक्षण चलता है। देखिए सौरभ शर्मा ने एक बड़ी हिम्मत दिखाई है और लगातार जिस तरह से आरएसएस का बयान आया था कि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा हो। सौरभ जेएनयू में है, जेएनयू का एक अपना प्रभाव है, वहाँ सोशल आप किसी जाति से हो किसी समुदाय से हो सोशल जस्टिस की एक समझ बनती है। जेएनयू की एक खासियत है, जेएनयू की एक खूबसूरती है। ये सौरभ ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और उन्होंने कहा है कि जो जातिगत आरक्षण है उसके पक्ष में आप हैं। ये आप हिम्मत ऐसा मत बोले, ये हम लोग का हमेशा से राय रहा है। ये केवल सौरभ ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से यही मानती रही है कि जब तक समाज में जो कुरीतियां हैं जब तक सब बराबर नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग चलते हैं। सौरभ एक नई खबर बता रहा हूँ आपको, हरियाणा सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उसने फैसला किया कि पीजी दाखिला में जो मेडिकल के में दाखिला हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएट का उसमें आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। देखिए सबसे तो पहले हमारा जो भाजपा है या जिस सरकार है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हम एबीपी का बीजेपी से लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए हम एक छात्र संगठन है, अगर सही बताएं तो हम एक छात्र संगठन है, छात्र हितों के लिए बात करते हैं। छात्र संगठन और पॉलिटिकल कनेक्शन को इतना बुरा मत मानिए कि एनएसयूआई हो एबीपी हो लेफ्ट के ऐसा हो। राजनीति तो छात्र राजनीति से आपके बहुत सारे बड़े नेता निकले। आप लोग इतना देखिए ये जो लॉजिक है ना ये फिर वो शुद्धतावादी वाला लॉजिक है, यार मैं नेता हूँ या मैं नेता नहीं हूँ। मैं आपको देखिए हम लोग एनएसयूआई नहीं है कि जहाँ से हम लोग का डायरेक्ट कांग्रेस से रिलेशन होता है। हम सीपीआई हम एआईएसएफ नहीं है। बताइए बीजेपी ने ये फैसला किया, बीजेपी की सरकार है और उसने फैसला किया कि ये फैसला है भाई कि पीजी में आरक्षण इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो क्या लग रहा है ये गलत हो रहा है? छात्र के एक छात्र नेता के तौर पे आप क्या देखते हैं, एबीपी छात्र नेता के तौर पे? देखिए हमेशा से कोई भी क्या कहते हैं कैंपस हो कोई भी स्टेट हो और पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ भी आरक्षण नहीं मिल रहा है चाहे वो पीजी हो चाहे यूजी हो चाहे पीएचडी हो वहाँ पे हम लोग का यही राय है कि आरक्षण मिलना चाहिए। और अभी जो आप बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है हमें दोबारा जाना चाहिए और किन कारणों से नहीं हो रहा है हम लोग उस पर देखेंगे। अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग सीट कट को लेकर आप लोग क्या राय है जेएनयू में, जो खासकर जो यूजीसी का जो नया जो वो है रिकमेंडेशन है जिसमें सीट कट हुआ है, पीएचडी में सीट कम कर दिए गए हैं, वाइवा को लेकर मैंडेटरी बना दिया गया, उसके पक्ष में एबीपी की क्या राय है? नहीं, सबसे पहले तो आपको कौन बताया कि यहाँ सीट कट हो रहा है? सीट कट की तो पर्चियां, ये तो पर्चियां सटी हुई है। कौन पर्चियां सटाया हुआ है? जेएनयू के वेबसाइट पे है कि आप जेएनयू की वेबसाइट पे खोल के दिखाइए, कभी भी जेएनयू की वेबसाइट पे नहीं है, जेएनयू की वेबसाइट पे नहीं है सीट। नहीं झूठ नहीं, सुनो अरे बात कीजिए भाई, झूठ ना नहीं चलेगा, लेफ्ट का पर्चा पढ़ के आएंगे नहीं चलेगा। नहीं मैंने बापसा सुनिए भाई अरे सुनिए आप देखिए एक तो पिछले यूनाइटेड ओबीसी फोरम ने पिछले 25 दिनों से जान रहे, अभी कोर्ट का फैसला आया है कि जो यूजीसी का जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आज की खबर उसमें यूजीसी का हाँ बताइए। नहीं देखिए सीट कट का अभी तक कोई भी ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया। ये तमाम यहाँ के जो वामपंथी संगठन है यहाँ वामपंथी प्रोफेसर हैं एक र्यूमर फैला रहे हैं। जब तक प्रशासन यह तय नहीं करेगा कि सीट कट नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके प्रोफेसर सीट कट के फैसला से आप इनकार करें कि जेएनयू में भी कोई सीट कट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं, शासन कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो नया रिकमेंडेशन है जो यूजीसी ने जो नया गजट पास किया है उसको लागू किया जाए, जिसमें कहा गया है कि जो पीएचडी के दाखिला एमफिल पीएचडी के दाखिला है उसमें जो वाइवा है उसको मैंडेटरी किया जाए, उसी आधार पर दाखिला हो। इससे सहमत हैं? कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है पहले आप वो पढ़िए, और सीट कट का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो अलग क्या है, कोर्ट दोनों अलग चीज है। जो यहाँ के वामपंथी प्रोफेसर थे, जो यहाँ का जनुटा था, वो गया था कोर्ट में कि जो यूजीसी का नोटिफिकेशन है कि प्रोफेसर के अंडर में 8, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में 4 और एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में 6 जो रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, उसके खिलाफ गया था। वो बोल रहा था नहीं यहाँ हम चाहे जितना भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के वामपंथी प्रोफेसर अभी तक अपने अंडर में 22, 23, 25 रिसर्च स्कॉलर करा रहे हैं, जो कि एक यूजीसी नोटिफिकेशन वो तो गैजेट है भारत सरकार का, उसके उल्लंघन करता है। ये इसके खिलाफ गए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने यही माना है कि ये सब गलत है। और नया गजट जो आया है यूजीसी का उसमें क्या है? नया नहीं है, नया ये 2016 मई 2016 का है
और इसमें यही है कि 2017 का दाखिला आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में केवल 4 रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं। तो एसोसिएट सीट कट ही हुआ है ना, क्योंकि जेएनयू में जिस तरह से दाखिल आप 4-4 कर दीजिए, तो पहले जिस तरह से उसको कहा जा रहा है कि वो सीट कट है। वाइवा वोसे को लेकर जिस तरह से 20 नंबर की बात हो रही थी, 30 नंबर की बात हुई थी, उसको 20 नंबर करने का पता था, वो नहीं हुआ। पहले था कि भाई लिखित और इंटरव्यू दोनों के आधार पर दाखिला होता था, अब है कि लिखित दे के आना है, लेकिन आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा वो आप इंटरव्यू में कितना नंबर लाते हैं उसके आधार पे होगा। ये तो है गजट में। देखो ये तो है, वाइवा वायस का जो थे उसके हम लोग भी खिलाफ थे। वाइवा वायस जिस तरीके से 100% कर दिया गया था, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है यहाँ के खासतौर से वामपंथी प्रोफेसर द्वारा, कि वाइवा में अपने हिसाब से अपने मन पसंदीदा छात्र या फिर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के छात्र को लेते हैं, तो हम लोग के इसके खिलाफ है। क्योंकि अगर आपको रिसर्च को बढ़ाना है, हम केवल जेएनयू की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, रिसर्च बढ़ाना है तो उस हिसाब से हमें चयन प्रक्रिया करना पड़ेगा। हमें एक ऐसे प्रारूप में जाना पड़ेगा जहाँ से हमें एक ऐसा माइंड मिले, एक ऐसे छात्र मिले जो आके हमारे कैंपसेज में हमारे समाज को। आपको लगता है कि ज्यादा संख्या में आने से जो क्वालिटी खराब होता है जो रिसर्च? नहीं, एक प्रोफेसर के अंदर में ज्यादा छात्र लेने से वहाँ क्वालिटी खराब होता है। ज्यादा छात्र एक यूनिवर्सिटी में आने वहाँ पे नहीं खराब होता। यहाँ के वामपंथी प्रोफेसर से पूछिए आप कि किसी प्रोफेसर के अंदर में 25 छात्र अगर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एक्टिविज्म करा रहे हैं या फिर रिसर्च करा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और यही अच्छा, ये एक और सवाल, लास्ट सवाल सौरभ, कि मुथु वाले जो मामला है सुसाइड में, उसमें आप लोग कह रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको कि उसमें क्या वजह मानते हैं मुथु के सुसाइड के पीछे? देखिए, सबसे पहले तो हम जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाए, क्योंकि बार बार यहाँ के CHS के जो कुछ वामपंथी प्रोफेसर हैं, चाहे वो रजत दत्ता हों, चाहे बटन क्लीटस हों, चाहे नीलाद्रि भट्टाचार्य हों, इन लोगों का बार बार नाम आ रहा है। तो ऐसे हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाए और इन लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये लोग ही बार बार ये नजर आ रहा है कि वो लड़का इन लोगों से परेशान था, लगातार क्या कहते हैं अपने वो गाइड के रूप में इन लोगों से बार बार जाके बात करता था, लेकिन ये लोग हमेशा घुमाते फिराते हैं। और ये केवल उसके ही नहीं है, ये तमाम ऐसे कई सारे छात्र हैं जो यहाँ के कुछ वामपंथी प्रोफेसर हैं, हमेशा से उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमेशा से गाइड के अलॉटमेंट के दौरान बच्चों को दौड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ के जो छात्र हैं वो मेंटली प्रेशर में आते हैं। मेरा यही मानना है कि इस पर इंक्वायरी की जाए और अगर यहाँ के वामपंथी प्रोफेसरों का हाथ है तो उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। और मैं तो इससे ज़्यादा CBI जांच की मांग करता हूँ, CBI जांच कराई जाए, क्योंकि ऐसे छात्रों को सुसाइड करना ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे समाज के लिए, भारत देश के लिए सही नहीं है। और मैं तमाम छात्रों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बात है तो उसको हम लोग आपस में मिल बैठ के अपने प्रशासन से बात करके सॉल्व करें, सुसाइड न किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम ऐसे एग्जाम्पल अगर पाते हैं अपने समाज में, वो हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखजनक होगा। तो ये मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि ABP का ये प्रोटेस्ट था, सोशल जस्टिस की बात हो रही थी, मेरे लिए नया था ये चीज़ें और अच्छा लगा। जेएनयू की एक खासियत है कि जेएनयू में जब आप ABP से भी बात करेंगे तो आप बात कर सकते हैं, वो स्पेस देते हैं। ABP से जिस तरह के आरोप लगते हैं, वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ, ABP का जो मामला आया जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मारपीट की बात हुई थी, जेएनयू में जो ABP का छात्र विंग है उससे आप बात कर सकते हैं, कम से कम विरोध करते हैं लेकिन बात करने का स्पेस है। तो एक नई पहल है, शायद जेएनयू की यही खासियत है कि वहाँ आप लेफ्ट हो, राइट हो, मिडिल पाथ पे हो, वो बात करने की गुंजाइश बनी रहती है। और ABP वाले सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और अब वो लेफ्ट पर आरोप लगा रहे हैं कि जो भी जातिगत भेदभाव है या जो भी एलिटिज्म के नाम पे जो भेदभाव होता है उसके लिए जेएनयू में कम से कम लेफ्ट जिम्मेवार है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।